तो हम लोग प्रिडिक्शन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर तक देख लिया था। ठीक है, आज जो हमारा सेकेंड पॉइंट है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या बताता है? बताओ जी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपको किस चीज के बारे में इशारा करता है? जल्दी से, जल्दी जल्दी। अट्रैक्टिव फोर्सेस। भाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों ही अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए बने हुए हैं। जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट कम होगा अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगे। अब आप एक चीज देखना, कोवलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो हम ये बोलते हैं कि आपका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इसका रीजन समझते हैं। आपके पास जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो आयनिक फोर्सेस आर द मोस्ट मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक के बाद आपका कोवलेंट फोर्सेस आता है, कोवलेंट के बाद आपका मेटालिक आता है, मेटालिक के बाद आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद आपका डाइपोल डाइपोल आता है, एंड देन आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल आता है, एंड लास्ट आपके पास इंड्यूस्ड डाइपोल आता है, जिसको लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं। ये ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर के हिसाब से मुझे पता चल रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे जबरदस्त आयनिक में है। अगर आयनिक वाला कैरेक्टर कम होगा, मतलब आयन वाला नेचर कम हो रहा है, और अगर आयन वाला नेचर कम होगा तो हमारा अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही कि क्यों अट्रैक्टिव फोर्सेस? बच्चे, चार्जेस कम हो रहे कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से। अगर चार्जेस कम होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही कम हो जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करना शुरू कर देगा। क्या ये वाली बात समझ में आई क्या सबको? हाँ यस जी, सर, यस। ठीक है। ठीक है, बिकॉज, बस यहाँ लिख दे रहा हूँ, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। इसमें एक छोटा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इज अरेंज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फर्स्ट इज SnCl2 SnCl4, second is BeO, second is आपका LiCl and NaCl, third is CuS and NaS, Na2S। बस इतना ही करते हैं आपको ऐसे फोर्थ। चलो एक और ही, चलो छोड़ो, इतना काफी। चलो एक और कर ही लेते हैं। NaCl, MgCl2 and AlCl3। जल्दी से बताओ, पहले वाले का शताक्षी बताएगी। बताओ शताक्षी, कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है? बताओ जल्दी से, कोवलेंट कैरेक्टर इन दोनों में किसका ज्यादा है? कोवलेंट कैरेक्टर के लिए हम चेक क्या करते हैं? पहली बात तो क्या बोलते हैं शताक्षी? स्मॉलर द कैटायन, फिर बिगर DNA। बिगर द एनायन, मोर इज द कोवलेंट कोवलेंट कैरेक्टर। कैरेक्टर। ठीक है, मोर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, वेट, हाँ, इन दोनों में। SnCl2 का ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, देन, मेल्टिंग पॉइंट। अगर इन दोनों में कोवलेंट कैरेक्टर की बात करें तो कोवलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा। हाँ, तो मेल्टिंग पॉइंट SnCl2 का ज्यादा होगा। एग्जैक्टली। LiCl और NaCl में NaCl का, एक मिनट, स्मॉलर द कैटायन, तो LiCl का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो NaCl का वो ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट,
Na2S का ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि CuCS का स्मॉलर है तो उसका वो ज्यादा होगा रीजन? कोवलेंट ये कैरेक्टर। रीजन क्यों है ये स्मॉलर? नोबल वाला वो चीज था ना, सूडो नोबल गैस। सूडो नोबल गैस। ठीक है, आ जाओ। NaCl, MgCl2, AlCl3 जल्दी। सो सताक्षी ने लिखा है नो इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है। NaCl, MgCl2, AlCl3। इसमें AlCl3 का, एक मिनट, NaCl का सबसे ज्यादा, फिर MgCl2, फिर AlCl3। स्मॉलर द कैटायन बिगर द एनआयन, भाई सबसे छोटा Al3 प्लस होगा, फिर हाँ, Mg2 प्लस होगा, एंड देन Na प्लस होगा। कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारे पास सेकंड, इसके बाद थर्ड चीज है, दैट इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अगेन एक चीज देखो, अभी आपने देखा था जब हमने हाइड्रेशन पढ़ा था कि जैसे जैसे चार्जेस होते थे तो चार्जेस के पास जाके पानी चिपकता था, पानी ये चिपकता था, हाइड्रेशन करता था, चीजें टूट जाती थी, सॉल्युबल हो जाती थी। अगर आपका कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर घटेगा। रीजन क्या है कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्यों घटेगा? क्योंकि आपका चार्जेस कम होने लगेंगे ना, आपका चार्जेस कम होने लगेंगे, और अगर चार्जेस कम होने लगे, चार्जेस अगर कम होने लगे तो भाई कैसे हाइड्रेशन होगा, कैसे सॉल्वेशन होगा? वाई वुड इवन वाटर गो एंड इंटरेक्ट? अगर तुम्हारे पास ये CHHH वाला पोर्शन है, हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं ना नॉन पोलर। यस सर। हम इसे नॉन पोलर बोलते हैं, या फिर हम इसे हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। इसका मतलब ही यही है कि पानी भाई इसके पास जाएगा ही नहीं, पानी इसके पास जाएगा नहीं, इंटरेक्ट नहीं करेगा तो कैसे डिसॉल्व होगा? बट यही इसी चीज में अगर आप देखो Na+ है, तो Na+ के पास पानी दौड़ दौड़ के पहुंचेगा, दौड़ दौड़ के पहुंचेगा, जल्दी सॉल्युबल करेगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा, आयंस कम होंगे, और अगर आयंस कम होंगे तो पानी इंटरेक्ट नहीं करेगा या कम करेगा तो सॉल्युबिलिटी डाउन हो जाएगा। सीधे कोवलेंट कैरेक्टर से क्वेश्चंस करने शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक, फर्स्ट इज FeOH होल ट्वाइस, FeOH होल थ्राइस। सेकेंड इज SnCl2, SnCl4। थर्ड इज Ag2O, अच्छा इसमें ये कर लेते हैं, AgF, AgCl, AgBr and AgI. Fourth is NaCl, LiCl. Fifth is BeCl2, MgCl2. सर फर्स्ट वाले में FeOH होल थ्राइस का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। वेरी गुड, आगे। नेक्स्ट वाले में भी CnCl4 की कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। फिर फिर इसमें क्या कहते हैं, इसमें AgF का कोवलेंट कैरेक्टर, नहीं नहीं एक मिनट, हाँ, इसमें AgI का कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। एंड देन इसमें NaCl का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ना ना ना, गलत कर दिया। अच्छा, स्मॉलर स्मॉलर, हाँ ठीक है, तो लिथियम की वो ज्यादा होगी, तो वो, एंड देन इसमें बेरिलियम की क्या कहते हैं कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उसका। ठीक है, आई होप यू गेट द पॉइंट कि क्या बात कर रहे हैं हम ना। ठीक है, यस। लास्ट है आपके पास कलर इन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, लास्ट है ये, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं आते, बस आपको याद रखना पड़ेगा। कलर इन आयनिक कंपाउंड। पहले एक कलर का ना थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं, कलर की एक खास बात। पूरा केमिस्ट्री में जो कलर है ना, कलर के बेसिक 4 रीजन है।
पहला रीजन क्या होता है कलर का? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बात है सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या फायदा होने वाला है? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है और एक्साइट होके डी एक्साइट हो सकता है। और अगर एक्साइट होके डी एक्साइट होगा नीचे आएगा। एक सेकंड। देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और एक्साइट होके वापस से डी एक्साइट होगा और इस डी एक्साइटेशन के टाइम पे फोटोन निकलेगा और इस फोटोन से आपको कलर दिखाई देगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ठीक। एक यस। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है। सेकंड आपके पास क्या है? सेकंड इज आपका पोलराइजेशन। सेकंड इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका कलर आने का। पोलराइजेशन इसकी जितना ज्यादा खींचेगा, खींचने की वजह से भी कलर आता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर आप देखो तो हम इसको डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं। डीडी ट्रांजिशन क्या होता है उसको समझेंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज डीडी ट्रांजिशन के बाद आपका चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर हमने लास्ट क्लास में शायद पढ़ा भी था, आपको याद है? चार्ज ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन खींचता है फिर से इलेक्ट्रॉन आता है फिर यस खींचता है फिर सर। ऐसे जाता है ना? तो ये डीडी ट्रांजिशन तो मैं आपको कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगा। पोलराइजेशन में आपको पढ़ा चुका हूँ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। तो ये यस। पूरे केमिस्ट्री में जब भी कलर आते हैं तो यही चार वजह होती है, इनमें से ही कुछ हो रहा होगा कि आपका कलर आ रहा है। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं हम ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, ड्यू टू पोलराइजेशन आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स एग्जिबिट कलर, एग्जिबिट कलर। देखिए अगर आपके पास आयनिक कैरेक्टर 20% से कम हो, मैं बस बता दे रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि लिखा नहीं हुआ कहीं पे। ड्यू टू पोलराइजेशन आयनिक कंपाउंड्स एग्जिबिट कलर। अब देखना आपके पास कितना बढ़िया सा आपको ट्रेंड दिखेगा। AgF, AgCl, देखिए AgBr एंड AgI, इनमें ट्रेंड देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बार बार ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में हर जगह दिखेगा। ये वाटर सॉल्युबल होता है एंड नाउ यू नो व्हाई। इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है। AgCl जाओगे तो ये व्हाइट कलर होगा, आपको दिख रहा होगा पोलराइजेशन ऐसे बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा पोलराइज कौन होगा? आई। उससे कम यस। कौन होगा? ये। उससे कम होगा ये और उससे कम होगा ये तो पानी में सॉल्युबल हो जाता है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। अब देखना ये क्या बनाता है, ये बनाता है पेल येलो प्रेसिपिटेट। इसका जो आता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, पेल येलो प्रेसिपिटेट। AgI के लिए अगर आप करोगे तो ये येलो प्रेसिपिटेट होता है। आप देख रहे हो कैसे कलर डार्क होता जा रहा है। यस सर। ठीक है, सेम इसी तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा। ZnCl2, CdCl2 एंड HgCl2। आप पोलराइजेशन का ऑर्डर देखना। तो पोलराइजेशन का ऑर्डर की वजह से आप देखोगे तो ये व्हाइट होता है। ठीक है, ये आपका येलो होता है एंड ये वाला ब्लैक होता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि Hg का पोलराइजेशन कितना ज्यादा होता है। ठीक है। यस सर। चलो जी, तो ये तुम्हारे पास एक जनरल चीज है कि कलर हम ऐसे देखते हैं। ये हमारा कंप्लीट करता है आयनिक वाला पोर्शन को। आयनिक में जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे यहीं पे। एक क्विक रिकैप जो आपको डाउट क्रिएट करेगा। आयनिक में हम लैटिस देखते हैं। ठीक है, लैटिस के टाइम पे आपको क्या देखना होता था? डोमिनेंट फैक्टर वाज चार्जेस, याद है? फिर हाइड्रेशन हमने देखा। हाइड्रेशन डिपेंडेंट वाज डिपेंडेंट ऑन साइज, की साइज को देखो, जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन होता था, इनवर्स प्रोपोर्शनल चलता है। ठीक है, फिर मैंने आपको सिखाया पोलराइजेशन। कि पोलराइजेशन कोई चीज होती है। पोलराइजेशन में भी हम ज्यादा भाव किसको देते थे? साइज को देते थे, हम चार्ज को ज्यादा भाव नहीं दे रहे। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाइड्रेशन की वजह से क्या होता था, कई बार हाइड्रेशन होने के बाद साइज बढ़ जाता था। याद आया कि नहीं याद है? यस सर। ये हमारा आयनिक वाला पार्ट पूरा खत्म होता है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे फंसेगा। चलो जी, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है पहले तो वही डिस्कस कर लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स हैविंग नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। ठीक है, bond is formed
बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप ये वाली बात समझ में। नियरली सेम का मतलब क्या है भाई, ऐसा नहीं होता कि आप सोडियम और क्लोरीन को जोड़ दो तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका बहुत पास है या बिल्कुल भी नहीं है तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की बात बनना शुरू होता है। एक कोवलेंट बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, है ना। दो टाइप है हमारे पास, टू टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। पहला कोवलेंट बॉन्ड क्या है आपका? फर्स्ट इज गोइंग टू बी आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये समझते हैं। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में हमें क्या ध्यान देना, लेट्स से आपके पास ए एंड बी है, और यहां पर ए और बी में जो डेल्टा ई एन है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5, ग्रेटर देन ऐसे ले लेते हैं, इसके बीच में डेल्टा ई एन 0.5 से लेके आपका 1.7 तक है। मतलब इतना मोटा मोटा आपको नहीं याद रखना है, ये आगे जाके आपको डाउट भी नहीं होगा, पर आपको इतना ध्यान नहीं रखना कि एग्जैक्टली क्या वैल्यू होती है। आपको बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, अगर डिफरेंस होगा तो देर विल बी पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। जहां पर भी पोलर शब्द आ रहा है वहां पर चार्जेस होंगे, और चार्जेस कब क्रिएट होते हैं? ड्यू टू ई एन डिफरेंस। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर ई एन डिफरेंस होगा तो आप बोल सकते हो कि वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, चार्जेस आ रहे हैं। क्या पोलर कोवलेंट बॉन्ड समझ में आया? यस सर। ठीक है। सेकंड तुम्हारे पास क्या होता है, उसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में देयर आर नो चार्जेस। एग्जाम्पल आपके पास ये देख लो, ये आपके पास ए टाइप का होता है, जनरली ए टाइप का होता है। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आपके पास ऐसे होगा Cl2। आप सी एच को भी देख लोगे, सी एच को भी हम नॉन पोलर कोवलेंट में ही मान के चलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन कार्बन से या कार्बन हाइड्रोजन से नहीं खींचता, ये दोनों ही नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। क्या कोवलेंट बॉन्ड समझ में आया? यस सर। ठीक है। क्या आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड कराया? नहीं। ठीक है, यहीं पे देखते हैं। ऐसे में एक चीज देखना, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ देखा जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, तो फर्स्ट चीज क्या है इसमें हम बोलते हैं, फर्स्ट इज वीकर कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। आपका ये वीक होगा कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम है। सेकेंड, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट स्लोअर कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। अब इस वाले बात में कि सर ये कैसे हो रहा है, अब अच्छा एक चीज सोचो, आपके पास ऐसे, आपके पास है NaCl प्लस AgNO3, आपने इसको डाला, ये आया AgCl और आपका NaNO3, ये इसका प्रेसिपिटेट बनाता है। आप आंखें नहीं झपका पाओगे उससे पहले प्रेसिपिटेट बन के तैयार हो जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा, जैसे मोमेंट यू मिक्स इट, खत्म, खल्लास, 1 सेकंड में तुम्हारा प्रेसिपिटेट आ जाता है, एक बार में। ठीक है। और उससे बाद अगर तुम ये रिएक्शन देखो, N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। आपको याद होगा हेबर्स प्रोसेस में कितना नाटक होता था, हमें इतना सारा वो लेना पड़ता था कैटलिस्ट, हमारी कंडीशंस बहुत खतरनाक होती थी, हमें सब कुछ बिल्कुल टॉप नॉच रखना पड़ता था ताकि ये रिएक्शन हो पाए, और उसके बाद भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर स्लो। ठीक है, ये जो है मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, एंड दीज मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर स्लो रिएक्शंस। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस क्योंकि सर। यहां पर क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। आपको पहले ब्रेकिंग करना पड़ेगा, ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। आपको पहले नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक दूसरे का हाथ छोड़ेंगे, फिर किसी और के साथ हाथ पकड़ेंगे, तो उतनी देर में काफी टाइम लगेगा। बट यहाँ पर ऐसा देखोगे आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा है कि Na+Cl- जस्ट बगल में खड़ा है, तो ऐसा चिपका भी नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या Ag+ और NO3- है, जितनी देर में आप सोचोगे ब्लिंक ऑफ एन आई, बस वो एक्सचेंज हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा।
क्या ये वाली बात समझ में आई? वीकर कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट स्लोअर कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। थर्ड पॉइंट, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट। कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है, एंड bonds ionic bonds are नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब है कि कोवलेंट बॉन्ड आपके पास क्या है, डायरेक्शनल, मतलब वो किसी डायरेक्शन में बनाते हैं। आ जाओ एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। आपके पास सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस इज अ केटायन, एंड केटायन का मतलब इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी रखा है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, CO3 2 माइनस, आप जो भी सोच सकते हो वो हर एक चीज को अट्रैक्ट करेगा, हर एक चीज को, बिना किसी प्रेफरेंस के कि इधर भाई मैं इधर अट्रैक्ट करूंगा इधर नहीं करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो हर एक तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा नॉन डायरेक्शनल। आया समझ में नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? क्या नॉन डायरेक्शनल समझ में आया बच्चे? हर एक यस तरफ सर। वो इक्वली खींच रहा है। बट इसी चीज को अगर आप देखो, लेट्स से मैं वाटर की बात करता हूँ, आप वाटर को ऐसे बनाते हो, आप वाटर को ऐसे क्यों नहीं बनाते? ठीक है, आप डायमंड को बोलते हो, डायमंड का एक पर्टिकुलर शेप होता है, डायमंड का नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। आप ग्रेफाइट को बोलते हो, सर ग्रेफाइट ऐसे होता है। आप बेंजीन जब बनाते हो तो बेंजीन का एक शेप बनाते हो, याद है? अगर आप बेंजीन का यस। शेप बना रहे हो, वाटर का शेप बना रहे हो, इसका मतलब है कि बेंजीन जब बॉन्डिंग करता है तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन इसी एंगल पे बॉन्ड करता है। अगर आप इसको है कि नहीं मैं बेंजीन कल से ऐसे बनाना चाहूंगा तो आप नहीं बना पाओगे। यहाँ पे डायरेक्शन है कि ये वाला बॉन्ड किधर बॉन्ड करेगा, ये वाला बॉन्ड किधर जाएगा, ये वाला किधर जाएगा, ये किधर जाएगा। इस डायरेक्शन होने की वजह से सारे के सारे कोवलेंट कंपाउंड्स का एक शेप होता है। आयनिक के बारे में इसीलिए हम शेप में इतना ज्यादा नहीं पढ़ते। आयनिक फॉर्म्स लैटिस, लैटिस इज सिंपल शुगर क्यूब है, ठीक है, वो क्यूब बन गया, अब उसमें कोई ऐसा शेप थोड़ी है, उसमें तो बस पैकिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। बट यहाँ तो वाइड वेराइटी ऑफ शेप्स आते हैं। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड्स आर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दीज आर डायरेक्शनल इन नेचर एंड आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? आपके पास फोर्थ पॉइंट, कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट, या ठीक है आपके पास को डू नॉट कहना तो गलत होगा, कोवलेंट कंपाउंड्स डिसॉल्व रेडिली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ये वाली बात को हम ना इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको और अच्छे तरीके से लिखते हैं, ज्ञान लाइक डिसॉल्व लाइक, बहुत ही फेमस चीज है, दिस इज नोन एज लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर कोई पोलर चीज होगी, पोलर सॉल्वेंट में पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल, पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल, ठीक है, एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर कंपाउंड्स आर आर सॉल्युबल। क्या ये बात याद रहेगी? कोई डाउट है इसमें कि भाई पोलर में पोलर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर डिसॉल्व होगा? बात आती है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि पोलर कौन सा है नॉन पोलर कैसा है? वो हम डाइपोल मोमेंट में देखेंगे। पहले यहाँ तक बताओ कि आपको कोवलेंट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है उसमें कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्लैश डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड की बात करें तो दिस इज a special type of, this is a special type of covalent, ठीक है, formed by unequal sharing, formed by unequal शेयरिंग। अनइक्वल शेयरिंग का मतलब क्या होगा
कि भाई जो तुम सोच रहे हो वैसी शेयरिंग नहीं होती इस बार, ठीक है। देयरफॉर टू पार्टिसिपेंट्स टू पार्टिसिपेंट्स ठीक है, पहला क्या होगा, डोनर, सेकंड क्या होगा आपका एक्सेप्टर। यहाँ पे दो चीज होती है, आज वो समझना शुरू करते हैं। पहले ये वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये दोनों को बोला जाता है यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट, कोवलेंट का ही पार्ट है, बट अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पर एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। आज जी देखिए कैसे। लेट्स से आपके पास ये है, आपके पास नाइट्रोजन, ये बहुत अच्छा है समझने के लिए। नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं एंड BF3 के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। वेकेंट ऑर्बिटल शायद आपने नहीं पढ़ा अभी, और इसको और आसान करें, नाइट्रोजन के पास इस तरीके का, क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ, H+ आ गया एकदम से, H+ बेचारा भूखा है। अब H+ के साथ अगर इसे बॉन्ड करना है, जो कि बहुत एक फेमस बॉन्ड है जिसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन, दिस इज नोन एज NH4+ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, इस अमोनियम आयन के फॉर्मेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कोई पूछ ले तो अमोनियम आयन में क्या क्या होगा, देर इज वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड देन देर इज थ्री कोवलेंट बॉन्ड। और अगर आपके पास NH4Cl बोल दिया तो बड़ा ही मजेदार चीज हो जाएगा, इसमें कोऑर्डिनेट और कोवलेंट है, और इन दोनों के बीच में कौन सा हो जाएगा, इन दोनों के बीच में देर विल बी आयनिक। तो NH4Cl कंटेन्स ऑल थ्री बॉन्ड्स, इट हैज कोवलेंट, इट हैज कोऑर्डिनेट एंड इट आल्सो हैज आयनिक। आया समझ में? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते, बताओ किसमें सारे टाइप के बॉन्ड है। क्या ये वाली बात समझ में आई? अभी देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, आगे समझते हैं कि बनता कैसे है। पहले ये बताओ, क्या ये वाला जो साइड में लिखा है ये बच्चे बिल्कुल क्लियर है आपको? यस सर क्लियर है। ठीक है। आ जाओ इसमें देखते हैं हमारे पास कैसे होगा। हम दिखा तो ऐसे एरो से देते हैं कि ये एरो का मतलब है कि इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट होंगे और इसके साथ भी काउंट होंगे, दोनों में काउंट हो, ये जरूरी है। ठीक है। इसको बनाने का एक और तरीका और इसको समझने का एक और तरीका, अगर आपको आइडिया हो शेयरिंग होता कैसे है, शेयरिंग इज कि थोड़ा तुम दो थोड़ा मैं दूं, तुमने कुछ दिया मैंने कुछ दिया, फिर शेयरिंग होना शुरू हो जाएगी। अगर शेयरिंग होना शुरू नहीं हो रहा तो हम इसमें ऐसे क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं नाइट्रोजन एक नया स्कीम लेके आता है। नाइट्रोजन बोलता है एक काम कर भाई, तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो H के ऊपर जो पॉजिटिव था ना पहले, वो H का पॉजिटिव गायब, H का पॉजिटिव को गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कमी थी, इलेक्ट्रॉन मिल गया, बात खत्म हो गई। पर अब ये पॉजिटिव नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। बाकी जो था नाइट्रोजन का वो तो बिल्कुल एज इट इज रहेगा, तो एक, दो और तीन, ये तुम्हारे पास है। क्या कोई डाउट है इसमें? नो सर। आया समझ? तो इस तरीके से बनाते हैं। इसका एक और तरीका होता है, आइदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज तुम्हारे पास इस तरीके से डोनर टू एक्सेप्टर, ऐसे रहता है डोनर टू एक्सेप्टर। ठीक है। या तो इसको बनाने का और बड़ा बड़ा तरीका है कि आपका डोनर एक्सेप्टर डोनर ऐसे करके भी बनाते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नाइट्रो ग्रुप का। ये आपके पास है नाइट्रोबेंजीन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको बुक्स में ऐसा दिखाई देगा, डबल बॉन्ड O पे माइनस O पे प्लस। बच्चे ये जो आप देख रहे हो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इधर आपको देख के नहीं पता चलेगा, पर ये एग्जैक्टली इस तरीके से देख। अगर आप इसको ये वाले को हटा दो तो आपको दिख रहा है नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी ऑलरेडी पूरा हो चुका है। तो नाइट्रोजन जो आगे बॉन्ड बना रहा है वो कोऑर्डिनेट ही होगा। इवन नाइट्रोजन के साथ आप ऐसे समझ सकते हो, नाइट्रोजन के पास ये ऐसे एक दो तीन चार, तो यहाँ पे ये तीन क्या करता है, तीन तो शेयर कर लेता है और एक को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो मैक्सिमम क्या होता है, नाइट्रोजन फॉर्म्स मैक्सिमम ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड, ये या 4
बॉन्ड्स, बस मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स, कोवलेंट बोलने की जरूरत, मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स। क्या बच्चे इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। पक्का समझ में तो आ रहा है ना? 110%, यस कोई सर, यस जरा सर। सा भी डाउट? ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पूरा कहानी होगा, कैसे कैसे बनाता है। इसमें एक और छोटी सी चीज मैं लिख दे रहा हूँ, बट ये सब आपको आगे ही समझ में आएगा। तो पहला है कि नोट लगा के, अबव थर्ड पीरियड कोऑर्डिनेट बॉन्ड is represented as डबल बॉन्ड। आज जी इसको समझते हैं और साथ ही साथ कोवेलेंसी समझते हैं। एग्जाम्पल देखना, आपके पास है SO3, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। सल्फर के बाद 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये ऑक्सीजन के साथ 2 शेयर कर ले, इसका काम बन चुका है। अब देखो इसका काम हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका पूरा काम हो चुका है। बट अगर इसको बाकी दोनों ऑक्सीजन के साथ भी रहना है तो इसको 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड करने पड़ेंगे। 2 जगह अनइक्वल शेयरिंग हो रहा है, देखा? पर हम इसको ऐसे नहीं बनाते, हम तो SO3 कोई बोलता है तो हम सीधे फटाफट फटाफट हम ऐसे करके बना देते हैं। बातें हम ऐसा क्यों कर पाते हैं? ड्यू टू ड्यू टू अन अरे ड्यू टू एम्प्टी डी सबशेल। इस बात को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अबव थर्ड पीरियड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड एज डबल बॉन्ड। आपने अक्सर देखा होगा ये इसी तरीके से बनाया जाता है, आपने कभी इसका ये वाला स्ट्रक्चर नहीं देखा होगा। क्या ये बात सही है कि नहीं है? यस सर। देखिए ऐसा क्यों होता है वो समझने जा रहे हैं, पहले कोवेलेंसी का फंडा समझते हैं। कोवेलेंसी के दो बातें हैं। पहली बात तो ये बहुत सिंपल वाला शब्दों में कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अगला, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। अब ये वाली बात को समझना पड़ेगा कि भाई ये क्या नाटक है, ये क्या नई चीज निकल के आ गया। आज जी इसको समझते हैं, क्लोरीन के साथ शुरू करते हैं। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, क्लोरीन को एक कोवलेंट बॉन्ड कर सकता है। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि कोवलेंट बॉन्ड कौन कर रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड कर रहे हैं सिंगल फिल्ड, सिंगल फिल्ड या फिर इसको क्या बोलते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, क्या ये बात समझ में आ रही है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपके कोवलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। देखा यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर एक कोवेलेंसी, देखो HCl। इसी में आप आगे चलोगे, Cl को अगर आपने और एक्सपैंड किया, एक्सपैंड कैसे हो जाएगा भाई? इसके साथ ना एक खास चीज है, इसका जो D है वो वेकेंट है, यहाँ पे खाली जगह आपने इसको पहुंचा दिया। अब ये क्या बना सकता है? HCl डबल बॉन्ड OH ऐसे बना सकता है। कितने बॉन्ड बना रहा है? 3, 1 2 3। इस बार इसकी कोवेलेंसी कितनी है? कोवेलेंसी यहाँ लिखता चला जाता हूँ, कोवेलेंसी आपके पास 1, कोवेलेंसी यहाँ पे 3। नेक्स्ट देखना आपके पास क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है Cl इज, ठीक है, इस बार कितने अनपेड है? 5, 5 है। इस बार क्या होगा? यस। Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, कोवेलेंसी इज गोइंग टू बी 5। तो यही मैं कह रहा हूँ कि देखो, या तो आप ऐसे काउंट कर लो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और या तो फिर आप यही देख लो कि कितने कोवलेंट, स्ट्रक्चर पता है तो कोवलेंट बॉन्ड से हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो जो दूसरा वाला फॉर्मूला है उससे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में फिर से आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करोगे। इस बार कितने अनपेड? 1 2 3 7, 7 बॉन्ड बना सकता है क्लोरीन। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 और अबव, ग्रुप 13 और above can expand their
कोवेलेंसी, ये चीज एप्लीकेबल नहीं है विद द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट में ऐसा नहीं होता। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स में ऐसा कोई बात ही नहीं है कि आपके पास ये 5 6 तक चला जाए। सेकेंड पीरियड एलिमेंट में अब आपको दिखेगा, देखना जी, नाइट्रोजन के साथ ही आप देख लो, तो इसके पास खाली जगह नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइड हो सकता है क्या? ये इलेक्ट्रॉन अगर आप एक्साइड भी करोगे तो किधर भेजो, कोई जगह ही नहीं, तो ये कुछ नहीं होगा। यहाँ पर देखना, तो ये इसने 1 2 3, ये तो कोवलेंट बॉन्ड हो गए, है कि नहीं है? ये तो सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड हो गए। और इसमें अगर आप देखोगे इस वाले केस में, तो इसका क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। तो इसीलिए तुम्हारा नाइट्रोजन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, जिसमें एक कोऑर्डिनेट और 3 कोवलेंट होते हैं। यहाँ तक देखो बच्चे, क्या आपको कोवलेंसी, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये सारी बात समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है, इसमें रिवीजन लगेगा इस चैप्टर में काफी, ठीक, बट ये बहुत अच्छे रिटर्न देता है, आपका केमिस्ट्री बहुत सुधर जाएगा इसके साथ। चलो जी, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे ही चलते हैं, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं वीबीटी। ठीक, तो पहला पॉइंट है, एक्सप्लेन्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, explains covalent bond formation via a phenomena known as orbital overlapping, orbital overlapping। सेकेंड है, only half filled orbitals with one electron, with opposite spin, excuse me, with opposite spin can excuse me, ex- ठीक है, तो ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विद ऑपोजिट स्पिन कैन पार्टिसिपेट। एक्सक्यूज मी, 1 सेकंड का ब्रेक है। ओके, ठीक है, तो हम क्या बात करते हैं, बीबीटी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरीज एक्सप्लेन्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन वाया फिनोमेना नोन एज ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विद ऑपोजिट स्पिन कैन पार्टिसिपेट। ओके, डायग्राम से समझते हैं। वो कह रहे कि अगर आपके पास ये एक ऑर्बिटल है, याद रखना ऑर्बिटल के बीचों बीच न्यूक्लियस भी होता है, इस न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल होगा, है ना? तो ये तो आपका न्यूक्लियस है, यहाँ प्लस बना दे रहा हूं मैं ऐसे, ये आपका दूसरा है, इस तरीके से। ये दोनों को अगर आपने लिया प्लस करके ऐसे करके, तो ये आपका ओवरलैपिंग होगा। जोड़ना नहीं है, ध्यान से, जोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसे आपने एक के ऊपर ही एक रख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे करके ओवरलैप करना आपने, जैसे मैंने अभी ओवरलैप किया यहाँ पर। ठीक है, ये देखना, ये ऐसे करके ओवरलैप किया है। तो ये ओवरलैप आप पूरा उठाओगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। पूरा उठाओगे कैसे गड़बड़ हो जाएगा, आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस नहीं रख सकते आप, ये गलत हो जाएगा। आप बस थोड़ा सा ओवरलैप कराओगे, जो एटम पास आ रहे हैं उसकी वजह से। यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी आपके पास न्यूक्लियस है, बीच में आपके ये दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इधर एक इलेक्ट्रॉन था स्पिन में, एक इधर इलेक्ट्रॉन था स्पिन में। बात है कि सर दोनों ऑपोजिट स्पिन में क्यों होने चाहिए? अगर बच्चे आप ओवरलैपिंग करके इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालोगे तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो ऑपोजिट होना चाहिए ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजंस, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका ये ओवरलैप उल्टे होने चाहिए, सीधी सी बात है। तो उल्टे होने चाहिए, तो यहाँ पे अलग स्पिन होनी चाहिए, यहाँ पे अलग स्पिन होनी चाहिए। ये मैं आपको समझा तो रहा हूँ, बट आपने इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। ये लाइन पता होनी चाहिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि और ओवरलैप कर रहा है तो मतलब ऑपोजिट स्पिन में ही होगा। मैंने बोल दिया ओवरलैप हो रहा है तो ऑपोजिट स्पिन में ही है, फॉर श्योर ऑपोजिट स्पिन में।
अब ज्यादा इसके बाद नहीं सोचना, बट हमें डेफिनेशन लिखते हुए बहुत प्रिसाइज होना पड़ता है कि देखो तभी ओवरलैप होगा जब दोनों में ऑपोजिट स्पिन वाली बात होगी। ठीक, जैसे ही आपने ये वाला काम कर लिया, फिर हम क्या करेंगे देखना। तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग एरिया। ये हो गया आपके पास ओवरलैपिंग एरिया। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको ओवरलैप करते हैं। तो इस ओवरलैप की वजह से क्या हुआ होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में शेयर हो गए होंगे, और इसी को हम ऐसे कोवलेंट बॉन्ड की तरह दिखाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड इज डिनोटेड बाय अ सिंबल डैश। डैश बताते ही हमें समझ में आ रहा है दे बोथ आर शेयरिंग। नेक्स्ट, इसी में अगर आप देखो, विच टाइप ऑफ उस आर नॉट अलाउड, अगर दोनों ही वेकेंट है, ठीक है, तो बोथ वेकेंट, ठीक है, देयर इज नो ओवरलैप, नो ओवरलैप। आप सोचो दोनों वेकेंट है तो उससे क्या फायदा होगा भाई, हमें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरा तुम्हारे पास इसके बाद क्या, बोथ वेकेंट के बाद आपके पास बोथ फुल फिल्ड है, दोनों ही फुल फिल्ड है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, आप चाह रहे हो कि ओवरलैप हो जाए, तो दिस ओवरलैप इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, नो ओवरलैप, नो ओवरलैप। क्या ये बात समझ में आई? एक तो यहाँ पर भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा, नो ओवरलैप। दोनों में ये भी फुलफिल्ड है, ये भी फुलफिल्ड है, एंड ये भी फुलफिल्ड है। कोई डाउट है कि ये ओवरलैप नहीं हो सकते? अगला है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, जो हम स्टडी करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में बात करें। ओवरलैपिंग, आ जाओ ओवरलैपिंग देखें। तो ओवरलैपिंग आपके पास दो टाइप की होती है, बहुत डिटेल में डिस्कस करें कौन कौन सा। एक को हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैप, ठीक है, इसका एक और फेमस नाम है हेड ऑन ओवरलैप, बोलते हैं इसको हेड ऑन ओवरलैप। सेकंड है आपका आपका इसको बोलते हैं कोलेटरल ओवरलैप, कोलेटरल ओवरलैप, या फिर साइडवेज ओवरलैप, कोलेटरल ओवरलैप या फिर साइडवेज ओवरलैप। अब इससे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, उसको देखेंगे। और इससे जो बनता है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। दो टाइप के कोवलेंट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, जो कोर्स में इनको बहुत ही डिटेल में स्टडी करना है। तो हम ये बोलते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बाय दिस टाइप ऑफ ओवरलैप एंड पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय दिस टाइप ऑफ ओवरलैप। ठीक है, अब एक एक करके ओवरलैप को पढ़ना शुरू करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सियल ओवरलैप। ठीक है, एक्सियल ओवरलैप। ठीक, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, द एक्सिस along which atoms approach each other, approach each other। ठीक है, द एक्सिस along which the atoms approach each other। क्या ये बात समझ में आई? एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स से यू हैव थ्री एक्सिस, ये आपके पास हो गया y, ये हो गया आपके पास, ऐसे करके एक्स वाई जेड, तीन एक्सिस है। सेम आपके पास इसी तरीके से यू हैव अनदर एक्सिस, ऐसे करके। तो आपके पास क्या है, दो एटम है, एक तुम्हारे पास इधर है, देखिए दूसरा वाला आपके पास इधर है। अगर ये दोनों आपके पास आ रहे हैं तो ये वाला को मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ जेड, ठीक है, इसको मैं बोल दे रहा हूँ एक्स और इसको मैं बोल दे रहा हूँ वाई। सेम गोज हेयर की दिस इज गोइंग टू बी एक्स, दिस इज गोइंग टू बी वाई। अगर मैं इन दोनों को अप्रोच कर रहा हूँ, देखना, इसको उठा के लेके आ रहा हूँ, 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 ये धीमे धीमे चलते हुए जा रहा है, 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 ये ओवरलैप हो गया। आप ऐसे नहीं कर सकते, बीच में न्यूक्लियस होगा, गड़बड़ हो जाएगा। आप इसको ये यहाँ पे लेके आओ, ये ओवरलैप हो गया, दिखा? क्या देखा, ये वाला ओवरलैप समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये ओवरलैप है। तो इसमें क्या है आपका, अगर आपके पास इस एक्सिस से, जेड एक्सिस से, जिस एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं एटम पहली बार, इस एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस केस में जेड इज द न्यूक्लियर एक्सिस इन दिस केस। ठीक है, इन दिस केस
Z is the इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एंड बाय कन्वेंशन भी हम यही बोलते हैं, बाय कन्वेंशन हमारा Z इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। आप ऐसा नहीं है कि Z के अलावा कुछ नहीं ले सकते, आप बिल्कुल ले सकते हो, बट हम ऐसा करते हैं कि हम Z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के काम करते हैं। ठीक है, एक बार यहां तक देखना, मैं 1 मिनट लगेगा। हाँ जी, आर वी क्लियर ये वाली चीज में? इन दिस केस Z इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बाय कन्वेंशन Z इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ऐसा नहीं है कि और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप X को भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले सकते हो, आप Y को भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले सकते हो। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कोई भी एक्सिस है जिसके अबाउट एटम्स अप्रोच कर रहे होते हैं, पहली बात। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं सर। चलो जी, अब इसमें क्या है, अज्यूमिंग तुम्हारे पास क्या है, अज्यूमिंग हम यही मान के चल रहे हैं, अज्यूमिंग Z as internuclear axis, internuclear axis। ठीक, ये वाली बात को मानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अज्यूमिंग Z is the internuclear axis, सबसे पहला ओवरलैप है SS ओवरलैप। एक चीज आप देखना, SS ओवरलैप में आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा, दिस इज अ बॉल। ठीक है, आप दो बॉल की तरह इमेजिन करना है इसको। ये आपका, ठीक, ठीक है, ये आपके पास S है, ये आपके पास S है, बीच में आपके पास बहुत ध्यान से ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये जेड वाई और एक्स है। ठीक, अगर आपने इन दोनों को ओवरलैप करा दिया तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपने इसको ओवरलैप कराया तो ये ऐसे दिखेगा, पेस्ट। देखना जी, कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना, ओवरलैप कराते हुए, यस सर। है ना। बट ये 3 डायमेंशनल में है, आपको ये 2D में दिख रहा होगा, बट ये 3 डायमेंशन में है। ये वाला आपके पास क्या होगा, ओवरलैपिंग एरिया होगा। दिस इज गोइंग टू बी ओवरलैपिंग एरिया, एंड ये ओवरलैपिंग एरिया किसका है, एस एस ओवरलैप का है। अब यहाँ के बढ़िया बातों पे आना शुरू होता है, ये वाई हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स है, ये एक्स है, और ये जेड है। आपको देखा जेड एक्सिस पे, क्या आपको ये शब्द समझ में आया कि देखो एक्सियल ओवरलैप है, एक्सिस के अलोंग आते हुए ओवरलैप हो रहा है, एक्सिस पर ओवरलैप हो रहा है, जेड जेड आया और चिपक गया। इस जेड जेड के ओवरलैप को बोल रहे हैं एक्सियल ओवरलैप। देखा आपको जेड जेड वाला, तो इसी को हेड ऑन कैसे बोल रहे हैं। एक चीज समझो आप, क्या सर्कल का कोई हेड होता है, क्या सर्कल का कोई साइड होता है? नहीं सर। नहीं होता है, हम उसको हर एक तरफ से एक जैसे ही मानेंगे। तो सर्कल के ऊपर कुछ ऐसा ऐसा नहीं है। तो यहां पर जो ओवरलैप हो रहा है, चाहे कैसे भी ओवरलैप करो, एस का हेड ही आएगा। देर इज नो हेड एंड टेल फॉर एस, हर तरफ से उसका हेड ही हेड आएगा। तो अगर आपने दो एस को रखा तो दो चपाती की तरह, दो चपाती ऐसे करके आपने बीच में रख दिया। ध्यान देना, ऊपर नहीं रख सकते बिल्कुल, बिकॉज बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक दूसरे को पास नहीं आने देंगे। आप ऐसे ऊपर नहीं रख सकते, बट आप उसको टच करा सकते हो, ओवरलैप करा सकते हो। इस रीजन को एस एस ओवरलैप बोलते हैं। एंड सिंस एस का कोई भी हेड नहीं होता, एस हमेशा
हेड ऑन ओवरलैप ही करता है, ठीक है। एस ऑलवेज डज हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप। क्या ये वाली बात समझ में आई बच्चे? 110%। अगर जरा सा भी डाउट हो तो बताना। यस सर, समझ गया। ठीक है, एस हर एक तरफ से वैसे ही ओवरलैप करेगा, ठीक है। ठीक है, ये हाँ। आपका एस एस ओवरलैप हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ ओवरलैप इज एस पी ओवरलैप। सेकेंड ओवरलैप इज गोइंग टू बी एस एन पी ओवरलैप। ठीक है, इसको हम ये भी बोलते हैं ऊपर वाले को, दिस इज नोन एज एस एस सिग्मा बॉन्ड। दिस इज ऑल्सो नोन एज एस एस, दिस इज एस एस ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात करें हम, हमने एक्सियल ओवरलैप ही चल रहा है ना, एक्सियल ओवरलैप्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। एक्सियल ओवरलैप इज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स हमने ये पढ़ लिया। अब एसपी ओवरलैप के बारे में बात करें। लेट्स सी ये एसपी ओवरलैप में क्या हो रहा है। ये आपके पास एस के लिए हो गया, ये आपके पास पी के लिए हो गया। आगे ये देखें, ठीक, इसको ऐसे लिख दो, ये प्लस लिख दे रहा हूँ, ये ऐसे एरो लगा दे रहा हूँ। ये आपके पास एस, ये आपके पास हो गया पी। ठीक है, आइदर पी तुम्हारे पास इस तरीके से पी एक्स पी वाई पी जेड ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट हो गए ना, पी में तो 3 एक्सिस है, तो ये तो हमारा वाई है, ये तुम्हारा एक्स है, ये तुम्हारा जेड है, ये तुम्हारा एक्स है, ये तुम्हारा वाई है, और ये तुम्हारा जेड है। ठीक है, अगर आपने देखा कि ये दोनों ओवरलैप करे तो ये कुछ इस तरीके से ओवरलैप करेंगे, ये एंड ठीक है, देखना थोड़ा दूर करना पड़ेगा। देखा आपको ये आया समझ यस में? सर। यस सर। ठीक है, ये जो आपके पास ओवरलैप है इधर, इस ओवरलैप को बोलते हैं एस पी ओवरलैप, एस पी ओवरलैप। अगेन एक चीज देखना, इससे भी सिग्मा बॉन्ड ही बन रहा है। हेड ऑन ओवरलैप है कैसे? एस के साथ आपका हर तरफ से हेड है, पी क्या ये हेड हो सकता है या ये हेड हो सकता है। ठीक है, पी का तो ये यहाँ पर पी के हेड से ओवरलैप कर रहा है। अगेन यहाँ पर जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये आपके पास एक्स है, और ये आपके पास वाई है। क्या ये बात समझ में आया बच्चे? दिस इज नोन एज एस पी ओवरलैप। बिल्कुल अच्छे से क्लियर, 3 डायमेंशन में होंगे। इमेजिन 2 बलून है, एक यस सर। फुटबॉल, बलून फुटबॉल के अंदर जा रहा है ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा थर्ड केस इज पी पी ओवरलैप। एक पी पी ओवरलैप की बात करने जा रहे हैं। तो पी पी ओवरलैप में अगर आप देखो तो हम इसे इस तरह बना रहे हैं, एक, तो चलो जी, लेकिन आपके पास ये प्लस कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ये है आपका एक लोब, ये हो गया 2 लोब, ये वाई, ये एक्स, ये जेड, ये आपके पास जेड, ये हो गया आपके पास वाई, ये हो गया आपके पास एक्स, आपके पास एक ये एक ही। ठीक है, आपके पास इसमें क्या होगा, ये 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 ये। ठीक है, आपके पास ये आपका पीपी ओवरलैप हो जाएगा। और ये किस तरीके का ओवरलैप हो रहा है? ये जेड एक्सिस पे, ये है अगेन एक्स पे, ये है वाई पे, ये एक्स पे, ये है वाई पे। क्या ये बात समझ में आया? देखा आपको कि कैसे हो रहा है? इस ओवरलैप को बोलेंगे पी पी ओवरलैप। अगेन इससे क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है जी? क्योंकि ये भी हेड ऑन ओवरलैप है, दिस इज ऑल्सो अ
हेड ऑन ओवरलैप, या फिर जो मैंने आपको नाम बताया था एक्सिस के अबाउट ओवरलैप हो रहा है, देखा कि इसी एक्सिस पे आए और इस एक्सिस पे ही ओवरलैप कर दिया। क्या कोई भी डाउट है? इसी एक्सिस पे ऐसे रख दिया, एक्सिस जेड पे आए, जेड पे ओवरलैप कर दिया। क्या बच्चे ये यस। तीनों ओवरलैप समझ में आ गए? ये सारे ही यस। सिग्मा बॉन्ड के जो हमारे कोर्स में ओवरलैप है। तो एस एस ओवरलैप हो गया, एस पी ओवरलैप हो गया, पीपी ओवरलैप हो गया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कोलेटरल ओवरलैप। कोलेटरल ओवरलैप या फिर इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें आपको पहला वाला एक करके दिखाता हूँ, फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट। इसको पी पाए ओवरलैप भी बोला जाता है। देखना जी इस बार कैसे होगा। लेकिन आपके पास इसके दो तीन स्टाइल भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे बनाया जा सकता है। ठीक, बहुत ध्यान से देखना है इसको। लेट्स से आपके पास ये है, ये आपका जेड एक्सिस है, ये यहाँ पे भी जेड है, ये वाई है, ये भी वाई है, ये एक्स है, ये एक्स है। आपका जो लोब है वो ये रहा। मैं लोब को ऐसे बना रहा हूँ इससे। ठीक है, देखा आपको लोब? यहाँ पर यस। भी वाई वाला लोब ऐसा है। ऐसे बिल्कुल ड्राइंग वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि मैंने पहले क्यों नहीं बनाया ऐसे लोब। अच्छा लग रहा है ना, इस कलर भी बढ़िया लग रहा यस सर। है ना? चलो जी, तो ये तुम्हारे पास क्या है, पी वाई है। और जो पी वाई है, इसको तुम पास लेके आए। अब देखना इस बार इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, ओ जेड है। बट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड पे आने के बाद भी ओवरलैपिंग देखना कैसी हो रही है। ओवरलैपिंग आपकी कुछ इस तरीके से हो रही है। इन्हें इसके दो तीन तरीके हैं, मतलब टाइप। आप कुछ भी बना सकते हो, इसको बनाने के तरीके अलग अलग है। देखिए, इसका पहला रिप्रेजेंटेशन का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। वी कैन डू दिस बाय ऐसे ही, ऐसे करके दिखा देते हैं। दिस मीन्स कि ये ओवरलैप कर रहा है। ये वाई है, ये अगेन वाई है, ये एक्स है, ये एक्स है, और ये जेड है। दिख रहा है आपको कैसा ओवरलैप पहला वाला? ठीक है, यस रिप्रेजेंटेशन सर। वन है, रिप्रेजेंटेशन वन। इसी में अगर आप देखो दूसरा इसका तरीका क्या होगा, आप इसे सीधे ऐसे ही बना दो, मैं इसमें दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब बन रहा है, पता नहीं क्यों। आपको दिख रहा होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखा यस आपको? सर। दिस इज नोन एज आपका साइडवेज ओवरलैप। आपको देखा साइडवेज क्यों बोलते हैं इसको? ये साइड में, हेड ऑन ओवरलैप कहाँ हुआ? दिस इज ऑल्सो द सेम बॉन्ड, तो इसका बस रिप्रेजेंटेशन अलग है बच्चे। बिल्कुल सेम चीज है। कुछ लोग पाई बॉन्ड को ऐसे बनाते जैसे इधर बनाया बगल में, कुछ लोग पाई बॉन्ड को इस तरीके से भी बनाते। ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा जेड एक्सिस। ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स को इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, बट दोनों एक ही बात है। आप दोनों को लेके आए कुछ इस तरीके से। मैं आपको एक और करके भी दिखाऊंगा। एक और रिप्रेजेंटेशन है, R2 लिख दे रहा हूँ बस इसको, R2। एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, ये रिप्रेजेंटेशन मेरा पर्सनल फेवरेट है, और मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ लोगों को सोचने के लिए। आप देखना इसको क्या कहते हैं, इस तरीके से देखना। आपने कभी दो पानी की बूंद को एक साथ रखा है? यस हाँ, सर। ठीक है, अगर दो पानी की बूंद को एक साथ रखो ना, जैसे ही तुम रखोगे वो ऐसे टच होके एक जैसी एक हो जाती है, तुरंत यस। मिलके एक हो जाती है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। आप देखो आपने क्या किया यहाँ पर, दो लोब ऐसे मिक्स किए हैं। देखो इधर देखना,
दो लोब ऐसे टच किए, जैसे टच किया वो एकदम से मिक्स होके एक क्लाउड बना लेते, एक ऊपर क्लाउड एक नीचे क्लाउड, कुछ इस तरीके से। दिस इज ऑल्सो आपके पास पी। तो ये तीनों ही रिप्रेजेंटेशन एक ही चीज है, ये आपका पीपी ओवरलैप। ठीक है, पीपी साइडवेज ओवरलैप है ये, पीपी साइडवेज। ठीक है, और कंसिडरिंग व्हाट इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, कंसिडरिंग जेड अन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, कंसिडरिंग जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या ये वाली बात समझ में आई बच्चे? यस। ठीक, और ये आपका पैसे, इसको बोलेंगे पाई बॉन्ड। दिस इज इट फॉर टुडे। अब पहले यहाँ तक देख लो कि आपको जरा सा भी डाउट है। जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपने पूरा रिवाइज करना है यहाँ तक, ताकि हम कल आगे पढ़ पाए। ठीक है, हम ओके। इसमें कल आगे